10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। हाँ, जैसा कि हम 2-3 चैप्टर पहले ही बता चुके हैं, ये है मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, पहला चैप्टर जिसका है और दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इन तीनों चैप्टर से 5-5 नंबर के अलग अलग से आएंगे पेपर में, यूपी बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर पहले चैप्टर से आएगा, 5 नंबर दूसरे चैप्टर से, 5 नंबर के सवाल तीसरे चैप्टर से, 5 या 6 ऐसे करके आएगा। ठीक है, मतलब 15-16 नंबर तुम लोग के हवाले कर चुके हैं। अब आते हैं, ये देखो द्विघात समीकरण जो कि बॉस है, यहाँ से 6-6 नंबर के सवाल आते हैं, वो भी लॉन्ग वाले। ठीक है, 2 बहुविकल्पी में दे देगा और अथवा करके जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर करके दे देगा। भाई यहाँ से बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है। और क्या है, पढ़ना क्या है, बहुत सस्ता चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो आते हैं पहले सवाल पर, स्टार्ट करते हैं। किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² + bx + c बराबर c, कॉमा जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार होगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम चैप्टर 2 में भी बता चुके हैं। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है। अच्छा, क्या अंतर होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है, देखो वे सारे बहुपद जो ax² + bx + c के रूप का होते हैं जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ये क्या है, अपना द्विघात बहुपद है। और द्विघात समीकरण क्या होता है, बस यहाँ पर बराबर करके 0 लगा दो, ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया अपना द्विघात समीकरण ना। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, अब सोच रहे होगे कि ये बार बार हम क्यों लिख रहे हैं a डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए लिख रहे हैं अगर a 0 हो गया तो सोच के देखो, अगर a 0 हुआ तो x² में 0 का गुणा करोगे ना, ये गुणा होकर ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, bx + c। यहाँ पर ये द्विघात रह ही नहीं गया, x का अधिकतम घात 2 थोड़ी है, 1 हो गया। अब तो ये एक घातीय बहुपद बन गया, जबकि हमको पढ़ना क्या है, द्विघात समीकरण ना, इसीलिए a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम दूसरे वाले चैप्टर में बताए हुए हैं, ना देखे हो तो देख सकते हो। ठीक है, पूरा वहाँ पर एक्सप्लेन भी किए हैं। हाँ, ये टॉपिक जो उठा कर लाया है 2024 का एकदम एनसीईआरटी का टॉपिक ही है। एनसीईआरटी का बुक खोलोगे चैप्टर नंबर 2 और एक पन्ना पलटोगे, देखोगे थोड़ा नीचे अगर पढ़ोगे ना, वहीं पर ये पूरा बात लिखा हुआ है। तो इसका आकार भी लिखा है, कौन सा आकार होगा, परवलय आकार। ठीक है, द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, परवलय आकार इस प्रकार बनता है। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल हैं। तो इसके मूल निकालना है। भाई देखो, मूल निकालने के लिए द्विघात समीकरण में 3 तरीके हैं हमारे पास। कौन कौन से तरीके, वो लिख देते हैं सबसे पहले। पहला तरीका देखो क्या है, पहला तरीका है गुणनखंड विधि से ना। 3 विधियां हैं। पहला गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या विधि है, पूर्ण वर्ग विधि। पढ़े होगे भाई स्कूल में तुम लोग भी। ठीक है, आज तुम लोग को एक ऐसा वो बताएंगे कि खुश हो जाओगे। क्या बताने वाले हैं, बता रहे हैं। और तीसरा क्या है, द्विघाती सूत्र विधि ना। द्विघाती सूत्र कहोगे, अरे ये क्या बात हो गया, द्विघाती सूत्र द्वारा मतलब इस जो दिया है द्विघात समीकरण, इसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि, और दूसरा जो तुम लोग को बहुत कठिन लगता होगा, पूर्ण वर्ग विधि। और यही हम लोग को नहीं पढ़ना है, यही खुशी वाली बात थी भाई। एनसीईआरटी ये टॉपिक को हटा दिया है। ठीक है, तो बस 2 विधियों को पढ़ो, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र विधि क्या है, लो ये बात भी जान जाओ, इसी को तो बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना। श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र बोलो या फिर श्रीधराचार्य सूत्र बोलो, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो आओ पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बहुत कठिन दिया नहीं है, आसानी है, गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देते हैं। क्या दिया है, x² - 3x - 10 बराबर 0। तो इस प्रकार के द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने पर यही आए लेकिन गुणा करने पर ये आ जाए ना। तो तोड़ दो, -5x चिन्ह के साथ, भाई चिन्ह पे ध्यान देना एकदम, बराबर 0। अब सोच के देखो, -5x मतलब -5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, -3 ना। अगर 5 में 2 का गुणा करोगे 5 दूना 10 आएगा, ये माइनस प्लस माइनस, समझ गए। कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, x। तो x - 5, यहाँ पे क्या कॉमन है, +2, यहाँ भी x - 5 बचेगा, बराबर 0।
ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5, x माइनस 5, तो यहाँ बचेगा क्या, x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से दो वैल्यू निकल कर आएगा भाई, एक x का मान होगा 5 और यहाँ से जब बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा -2। ठीक है, जहाँ कहीं भी ऑप्शन तुमको दिख रहा हो 5, -2 उसे टिक करो और एक नंबर ले लो। 5, 2 नहीं होगा, 5, -2 होगा। अच्छा, -5, 2 भी दिया है, लेकिन आंसर एक बार चेक कर लेना क्या मेरा आया है। ठीक है, अच्छा देखो, एक द्विघात समीकरण को सॉल्व किए तो हमको x का 2 मान निकल कर आया ना। द्विघात बहुपद में ये बात बताए थे कि इन दोनों मानों को बोला जाता है क्या, अल्फा कामा बीटा ना। ये जो x का 2 वैल्यू निकल कर आता है, एक x के वैल्यू को अल्फा बोल दो, दूसरे वाले x के वैल्यू को बीटा बोल दो, तो वहाँ पर शून्यक बोला जाता था ना। लेकिन यहाँ पर जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोला जाएगा मूल। ठीक है, तो अब देखो शून्यकों में संबंध भी वहाँ पर हम बताए थे। शून्यकों में संबंध क्या होता है, वही शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल। अगर ना देखे हो भाई वीडियो तो देख लो, बहुत अच्छे से बताए हुए हैं उसमें सब सारा बात। जो शून्यक वहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर मूल, दोनों सेम बात है। ठीक है, कहीं भी द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद देखा तुरंत क्वेश्चन देख कर बताओगे। ठीक है, तब आओ इनके बारे में बता दे, अल्फा और बीटा के बारे में। यहाँ पर इसको मूल बोला जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। क्या है, समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूल का योग होगा। तो देखो मूल का योग क्या पूछ लिया, मूलों का योग ना, वही बात बताने जा रहे थे, सोचे पहले क्वेश्चन बता दे तब बताएं। अब मूलों का योग, जो मूल निकल कर आया, x का जो 2 मान निकला है जिसको अल्फा बीटा माने हैं, वही दोनों मूल हैं। अब इन्हीं दोनों मूलों का योग पूछ रहा है, मतलब अब तुम सोचो कि चलो अल्फा और बीटा को जोड़ दो तो दोनों मूलों का योग हो गया। लेकिन भाई ये ना करना, इससे आसान तरीका बता रहे तुमको। अब तुम इसको कहाँ ऐसे तोड़ोगे, अलग अलग वैल्यू निकालोगे, फिर मूलों का योग रखोगे। सोचो, ऐसे करने से अच्छा है कि तुम साथ साथ कर दो। मूलों का योग क्या होता है, वहाँ पर क्या हम पढ़े थे, शून्यकों का योग ना। चलो वही बात बता देते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक ना। लेकिन यहाँ पर हमको शून्यक नहीं बोलना है, मूल बोलना है। तो बस शून्यक को मिटा दो और बोल दो मूल। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब सोचो, इतना बड़ा ना करके डायरेक्ट ये देखो, द्विघात समीकरण देखो और आंसर बताओ ना। देख कर बता दो अब क्या होगा आंसर इसका। भाई ढूंढो ना, x का गुणांक कहाँ पर है इसमें, x का गुणांक -3 है, रख दो। ये माइनस फार्मूला का है, x का गुणांक -3 और बटे में x² का गुणांक कितना है, 5 है, 5 रख दो। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे +3 बटे में 5। जहाँ कहीं भी 3/5 ऑप्शन दिख रहा हो टिक मारो, 3/5 पहला ही ऑप्शन है। लो, एक नंबर मिल गया ना। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। विविधकर पूछ रहा है भाई। चलो आओ तुमको विविधकर के बारे में भी थोड़ा बहुत बात बता ही देते हैं। तो विविधकर भाई कुछ है नहीं, हाँ जो वो तीसरा विधि बताए थे, श्रीधराचार्य फार्मूला वाला बात, उसी से निकल कर आता है ये वर्ड। ठीक है, श्रीधराचार्य वाले फार्मूला से ही ये निकल कर आता है। कैसे, देख लो। श्रीधराचार्य में क्या होता है, एक समीकरण होता है इस तरह का, जिसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोलते हैं ना। कहीं पर भी व्यापक रूप वाला वर्ड मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। यही होता है व्यापक रूप, y = ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ पर a 0 न हो, है ना। ये है अपना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब यहीं से जो हमारा x का वैल्यू डायरेक्ट निकलता है, डायरेक्ट द्विघात मतलब द्विघाती सूत्र द्वारा x का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या, x = -b यानी कि x का गुणांक ± अंडर रूट में b² - 4ac और बटे में 2a। अब सोचो कि यहाँ पे b क्या है, तो b है x का गुणांक है b, और a क्या है, x² का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो करनी के अंदर वाला चीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, सोचोगे कि द्विघात सूत्र को सॉल्व किए, मतलब द्विघात समीकरण को सॉल्व किए तो 2 वैल्यू निकलना चाहिए। यहाँ पर हम एक ही x का मान लिखे हैं। नहीं भाई, दोनों मान को मिक्स करके लिखे हैं, देखो अलग अलग। अगर यहाँ पे जब यहाँ प्लस वाला लेंगे तो क्या होगा, ये मान मिलेगा,
मतलब माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब जब माइनस वाला लेंगे तो यहाँ पर होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू हो गए ना। तो आओ इसके बारे में बताते हैं। जो करनी के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को बोला जाता है विविक्त कर। विविक्त कर जो कि तुम्हारे क्वेश्चन का ही टॉपिक है। सोचो एकदम सूत्र पर ही एक बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 नंबर का दे दिया। क्वेश्चन क्या दिया था कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप का द्विघात समीकरण दिया है और कह रहा है इसका विविधकर होगा। तो जहां पर भी ये चीज दिख रहा हो भाई टिक करो, 1 नंबर पा जाओ। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो नहीं होगा, प्लस में है लेकिन माइनस में होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलों की प्रकृति। अब प्रकृति बताने के लिए कैसे बताओगे भाई, समीकरण इतना दिया है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ये तो हमको पता है एक्स स्क्वायर है तो 2 मूल निकलेंगे, लेकिन उनकी प्रकृति हम कैसे बताएंगे। तो ये बताने के लिए उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं और वो बता दे तुमको हम। विविधकर क्या है, अब इसी विविधकर को भाई डी मान लिया जाता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में, अब हिंदी में इतना बड़ा लिखने से अच्छा कोई नोटेशन दे दें, नोटेशन में डी दे दिया जाता है, कैपिटल वाला डी। कहते हैं कि डी बराबर हो जाएगा अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी कुछ है नहीं, इसी का नाम है। ठीक है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ठीक है। अब देखो डी, अगर डी 0 से बड़ा आया, डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि डी 0 से बड़ा है। मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर b का कुछ मान रखेंगे, जैसे यहाँ से b का मान उठाएंगे, a का मान उठाएंगे, c का मान और रखेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर d से बड़ा आ गया तो इस कंडीशन में मूलों की हम प्रकृति बता पाएंगे। कैसे, अगर d ग्रेटर देन 0 आया तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा अलग अलग, वास्तविक और अलग अलग मूल होंगे। 2 लिखने का मतलब अलग अलग मूल होंगे। ठीक है। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसके 2 मूल तो निकलेंगे, पता है, वो दोनों अलग अलग होंगे। अब अलग अलग से क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर आया है ना, देखो 5 कामा माइनस 2 दोनों सेम है नहीं ना, अलग है, 5 अलग है माइनस 2 अलग है, ये बात है। ठीक है। तो अलग अलग होंगे। और अब क्या हो सकता है, अगर d बराबर 0 आ गया तब, d बराबर 0 आ गया तब क्या कहेंगे, मूल कैसे होंगे। तब इस कंडीशन में मूल होंगे वास्तविक तो होंगे और समान होंगे, समान मूल, वास्तविक और समान मूल। समान से क्या मतलब है कि दोनों सेम आ जाएगा। अगर एक x का मान आ गया 2 तो दूसरे वाले x का मान भी 2 ही आएगा। कब, जब d बराबर 0 होगा तब। अब एक तीसरा बात और हो गया, क्या, अगर d 0 से छोटा हो गया तब, मतलब d लेस देन 0 हो गया तब क्या होगा, तब इस कंडीशन में हमारे जो मूल होंगे वो होंगे काल्पनिक। जिसे अब कुछ वर्ड, एक नया वर्ड मिल गया है जिसे कहते हैं, मतलब पहले से ही पता था, काल्पनिक बोलो या वास्तविक नहीं है। और इस वर्ड का यूज बहुत जोरों शोरों से पेपर में हो रहा है भाई, वास्तविक नहीं है। जो मूल होंगे, अगर d 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया कि ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक मतलब ये माइनस वाली संख्या है, -2, d का मान -2 आ गया तब। -2 पता है क्यों काल्पनिक होंगे, क्योंकि हमको पता है कि करनी में जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक होती हैं। लेकिन अगर d बराबर तुम 0 ला दिए, जो कि 0 कर रहे हैं, 2 ला दिए, -2 जो कि 0 से छोटा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये करनी में आपका आएगा -2, और -2 कभी करनी में हो नहीं सकता है क्योंकि करनी में ऋणात्मक संख्या होती नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारे पास d बराबर छोटा के लिए जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, और जिसे दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि वास्तविक नहीं है। ठीक है। तब अब इन 3 केसों को देखकर तुम इसका आंसर आराम से दे पाओगे ना। तो यहाँ से हम कैसे बताएंगे, यहाँ से d निकाल लेते हैं, देखते हैं d कितना आता है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, बस उसे ऐसे ही छोड़ो भाई, अब तो पता ही चल गया है d क्या होगा। ठीक है। लिख लेते हैं ये समीकरण क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से d निकालते हैं। d हमारे पास क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है, x का गुणांक है ना, तो x का गुणांक इसमें कितना दिया है, 5। 5 का स्क्वायर माइनस 4 को वैसे ही रखो, गुणे a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है 2, तो 2 रख दिए गुणे सी क्या है देखो अचर पद, यहाँ पर अचर पद कितना है 4, तो 4 रख दिए। 5 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस 4 चौका 16 दूना 32। अब बताओ देखो 32 बड़ा है 25 छोटा है ना, मतलब घटाओगे तो कितना आएगा -7। डी का मान ऋणात्मक आ गया, मतलब डी लेस देन 0 है, तो इसका क्या हम बताए थे वास्तविक नहीं होंगे, मतलब काल्पनिक होंगे। अब ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा हो तो टिक मारो भाई, काल्पनिक। परिमेय और बराबर, वही परिमेय बोले या वास्तविक, नहीं वास्तविक बात अलग है। परिमेय और बराबर ये वाला ऑप्शन नहीं है, काल्पनिक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है तो बस टिक मारो, आगे बढ़ो। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। भाई इतना आसान सवाल है, लेकिन फिर ही पता है इस सवाल का डिमांड कितना बड़ा है। एक बार भाई कक्षा मतलब हम एक दोस्त है वो CHS का पेपर देकर आया, और CHS के पेपर में हम देखे यही सवाल था एकदम डिट्टो, जो कि द्विघात समीकरण का सवाल है, कक्षा 10 का सवाल है, और CHS के पेपर कक्षा 11 में जाने वाला था, तो CHS का पेपर दिया था, हम क्वेश्चन देखे अरे यार इतना सस्ता सवाल आ गया है। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक मूल दिया है, यदि समीकरण इसका एक मूल 2 है ना, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसका मूल है तो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल दे दिया है 2, दूसरा वाला मूल नहीं दिया है, हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर ये 2 इसका मूल है तो x के जगह पे रखने पर ये समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x के जगह पे मूल देने का मतलब क्या हुआ, ये x का एक मान दिया है ना, अल्फा होता था यहाँ पर, अल्फा होता था यहाँ पर बीटा होता था, और ये अल्फा क्या था x ही था, x ही तो था क्या बोल रहे हैं यार हम भी ना, मतलब x ही तो था, ठीक है। तो x के जगह पे 2 रख दो, तो x के जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 माइनस 8 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0, 4 माइनस 8 हो जाएगा -4, माइनस 2k माइनस 4 बराबर 0, माइनस 2k बराबर 4, तो यहाँ से k बराबर आएगा 4/-2। देख लो भाई k का मान -2 कहीं दिख रहा हो तो टिक करो, -2 ये सेकंड ऑप्शन। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, उससे पहले इसको मिटा दिया जाए। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। ठीक है भाई, अभी विविधकर के बारे में बताए हैं। विविधकर क्या होता है, जिसे d बोलते हैं ना, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b का वैल्यू रखो, a का वैल्यू रखो, c का वैल्यू रखो, और d का वैल्यू निकाल कर टिक मार के 1 नंबर दे लो। अच्छे सोचोगे अरे 1/3 आ गया, बहुत लोग देखकर इसको डर जाते हैं, है ना, तो कुछ है नहीं भाई, c के जगह पे वो 1/3 लिख दिया है। और बहुत लोग देखते हैं अगर करनी में आ जाता है, करनी वही रूट वाला संख्या, उसको भी देखकर सब डरते हैं। तुम्हारी लोग भाई, सबको नहीं कर रहे, तुम्हारी लोग को कर रहे जो तुम लोग देख रहे हो। तो देखो क्या होता है, b का मान कितना दिया है -2 रख दो, -2 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, x का गुणांक होता है 3 दिया है, और गुणे c जो होता है अचर पद, मतलब कि 1/3। ठीक है, सॉल्व करो, 3 से ये 3 कट गया, क्या हुआ -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और बचा यहाँ -4, कट के आ गया 0। जहाँ भी ऑप्शन 0 दिख रहा हो टिक मारो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर होने के लिए क्या कंडीशन बताए थे, मूल तब बराबर होंगे जब d बराबर 0 होगा, है ना, d बराबर 0 होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आना चाहिए ना। तो b स्क्वायर मतलब b कितना दिया है इस द्विघात समीकरण में, b कितना है -12, तो यहाँ -12 का होल स्क्वायर -4 गुणे a कितना दिया है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 3 दिया है, तो 3 रखो, गुणे c कितना दिया है, c के जगह पे m है, तो c के जगह पे m पुट कर दो, यहाँ पर m बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। सॉल्व करो अब, माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, याद रखो भाई ये सब चीज़ें, 4×3 12m बराबर 0, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब ये 12m बराबर 144, 12 बटे में भेज दो, m बराबर 144/12, काटो कितना आएगा 12 बार में जाएगा,
है ना। m का मान 12 दिख रहा है कहीं, हाँ ये टिक मारो, 1 नंबर पाओ। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है, तो ये सवाल देखो 4 नंबर का सवाल 2024 में आया हुआ है, और अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। उदाहरण नंबर 11-12 होगा, जो भी याद नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आओ इसको सॉल्व करते हैं हम। एग्जाम्पल का, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, और जो आया है तुम्हारे 2024 पिछले साल के बोर्ड में आया भी है 4 नंबर का। तो आओ सॉल्व करते हैं। देखो बोल रहा है दो ऐसे क्रमागत होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, विषम धनात्मक भी होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं, विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, माना पहली, ऐसे लिखना भाई, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, हर स्टेप पे नंबर मिलेगा। ठीक है, माना पहली धनात्मक विषम पूर्णांक, पहली धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 2x + 1 है, तथा दूसरी क्या है, 2x + 3 है। तब देखो क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, उन जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 290 है। मतलब जो दो धनात्मक क्रमागत विषम पूर्णांक है उनके वर्गों का योगफल 290 है। तो हम लिख देते हैं 2x + 1 का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल, पहले वाले विषम पूर्णांक का वर्ग किए, दूसरे वाले को वर्ग करके दोनों को जोड़ दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3 का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 290 आ रहा है। अब देखो भाई एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही क्वेश्चन है, देखोगे तो एनसीईआरटी में होगा, और वो एग्जाम्पल में कुछ अलग तरीके से बताया है, हम कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं। नहीं तो कहोगे कि बस वही कॉपी कर दिए मास्टर ने, लेकिन हम बता रहे हैं देखो अपने तरीके से। क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको। a + b का होल स्क्वायर तो खोलने आता ही होगा, खोल दो। a² यानी कि 2x का स्क्वायर + b² + 2ab, a के जगह पे 2x है × 1, ये पूरा हो गया इसका। अब प्लस इसका खोल दो भाई, a² + b² + 2ab, ये पूरा हो गया इसका, बराबर उधर जो दिया है वो लिख दो 290। अब 2² मतलब 4x² + 1 + 2 दूना का 4x, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आएगा 4x² प्लस यहाँ 9, यहाँ पर आएगा 2 दूना 4 3 12x, और बराबर 290। ठीक है, अब सॉल्व करो, 4x यहाँ पर है, 4x² यहाँ, 4x² यहाँ, हो जाएगा 8x² और प्लस 4x यहाँ, 12x यहाँ, प्लस 16x प्लस यहाँ पर 1 9 10 हो जाएगा, बराबर 290। 10 इधर माइनस, अरे प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 8x² प्लस 16x बराबर 290 माइनस 10, तो यहाँ से 8 कॉमन ले लो भाई दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2x बराबर यहाँ 280। 8 से काट दो, कितनी बार में कटेगा, x² प्लस 2x बराबर 8 × 24, 8 × 5 = 40, इतने बार में चला जाएगा। यहाँ बचेगा x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब 2 को तोड़ो ऐसे 2 भागों में कि जोड़ने पर यही आए, गुणा करने पर यही आ जाए, तो तोड़ लेते हैं भाई। x² यहाँ पे ले लेंगे प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0 ना। गुणा करके देखो, 7 × 5 = 35 होगा, हाँ होगा। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, हाँ बचेगा, मतलब सही है। कॉमन ले लो दोनों में से, यहाँ से कॉमन लो, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे, x हो रहा है कॉमन, तो यहाँ x + 7 बचेगा, यहाँ 5 हो रहा है माइनस में, तो यहाँ भी x + 7 बचेगा बराबर 0, तो यहाँ x + 7 x - 5 बराबर 0। यहाँ से देखो x का दो मान निकल कर आएगा, क्या क्या मान निकलेगा भाई देख लो। यहाँ पर अगर x + 7 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -7 मिलेगा। अगर x यहाँ पे लिखना है, यदि x + 7 बराबर 0 तो x बराबर इतना, यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर एक लॉजिक है भाई, x का 2 वैल्यू निकला, अब इसमें से एक वैल्यू हम नहीं लेंगे, कौन सा, ये जो x बराबर -7 है वो नहीं लेंगे, लेकिन x बराबर 5 लेंगे। अब बताओ ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या बोला था, हमको निकालना है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ना।
लेकिन ये क्या है, ऋणात्मक में है, इसीलिए ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेंगे, धनात्मक वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो और निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर जो पूछा था फाइनल आंसर देते हैं। ये सब तो किए होगे भाई, इसको मिटाते हैं। एक्स का 5 वैल्यू सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे आउटपुट करते हैं। पहला धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक क्या था मेरा, 2x + 1, 2x + 1 यानी कि 2 × x 5 है प्लस 1, 2 × 5 10, 1 11। और दूसरा क्या हो जाएगा, सेम बात, क्या हो जाएगा, ये कितना था, 2x + 3 यानी कि 2 × 5 + 3 जो आएगा 13। ये हो गया भाई तुम्हारा आंसर। ऐसे अगर लिख दिए बोर्ड में तो 4 में से 4 टोटल का टोटल तुमको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या है भाई, अगला सवाल भी 4 नंबर का 2024 में पूछा हुआ सवाल है, और ये भी तुम्हारे एग्जाम्पल का ही सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 खोलोगे ना तो देखोगे कि यही सवाल एकदम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है भाई, तो और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मूलों को ज्ञात करना है, तो अब इसको तुम ऐसे तोड़ कर निकालो या फिर क्या करो, श्रीधराचार्य का सूत्र लगा के करो। तोड़ना भी आसान है, बस थोड़ा सा करनी में दिया है तो बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम लोग मत लगाओ, हम ही लगा देते हैं। 3x² - 2 करनी में 6x + 2 = 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 बातें ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा है 3, तो इसका मतलब है कि पहले इसका हम इसमें गुणा करेंगे। भाई देखने में छोटा लग रहा है लेकिन 4 नंबर का सवाल भी है, ये भी देखो, तो कुछ तो बात होगा ना उसके अंदर। तो वही बात है, जैसे कि हमको वीडियो बनाया है तो भाई छोटा समझ के कुछ भाई लोग ने कमेंट किया है कि ये बच्ची क्या पाएगा। भाई बोलना है तो ढंग से बोलो, बच्ची थोड़ी है, बच्चे है ना, बच्चा बोलो। तो आओ हम भी दिखा दे, देखने में छोटा लगे, घाव कैसे गंभीर कर रहा है। आओ देखो, इसका 3 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, है ना, 6 आएगा। अब सोचो इस 6 को तुम अपने दिमाग में रखो, लिखना नहीं है। यहाँ पे 3 दूना 6 होगा, 6 दिमाग में रखो। अब इसको 2 भागों में तोड़ो, जोड़ने पर यही आए लेकिन गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 2 नहीं 6, क्योंकि ये गुणा होकर 6 आया है। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में 6 होना चाहिए। इसको तोड़ो ऐसा कि जोड़ने पर यही आए लेकिन गुणा करने पे 6 आए। तो आओ तोड़ते हैं। हम किस में तोड़ दिए, माइनस करनी में 6x माइनस करनी में 6x + 2 = 0। अब बताओ अगर करनी में 6 गुणे करनी में 6 करोगे तो कितना आएगा, करनी से करनी का गुणा, सेम वैल्यू है, करनी हट जाएगा, बचेगा 6 ना। तो देखो इसका गुणा करोगे तो यहाँ पर 6 आएगा ना। और क्या है देखो, माइनस माइनस का गुणा करोगे प्लस आएगा, मतलब सही है। अब कॉमन लेते हैं भाई, यहाँ पे कॉमन लेने में भी तुम लोग को दिक्कत होगा। तो देखो कैसे कॉमन लेगो, यहाँ पर x कॉमन हो रहा है दोनों में, है ना, तो ले लो x कॉमन, करनी में 6x कॉमन लो। इस करनी में 3 को देखो तुम क्या लिख सकते हो, करनी में 3 को तुम लिख सकते हो, अरे करनी में 3 कह रहे 3 को, करनी में 3 गुणे करनी में 3x², और इसको लिख सकते हो करनी में 3 गुणे करनी में 2x। भाई पूरा लिख के दिखा दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब देखो तुम लोग को दिख रहा होगा कि कॉमन क्या हो रहा है। यहाँ से देखो क्या कॉमन हो रहा है अपना, करनी में 3 यहाँ पर, एक x, करनी में 3 यहाँ पर, एक x ले लो। बचेगा कितना, करनी में 3x माइनस बचा क्या, करनी में 2 ना। अब यहाँ से कॉमन लो भाई, इस पूरे में से तो कॉमन ले लिया गया। अब इधर आते हैं, ये माइनस का चिन्ह लगाओ। अब कॉमन लेते हैं, ये माइनस करनी में 3 केवल, करनी में 2 ले लो। देखो यहाँ पे करनी में 2 है ना, यहाँ पर 2 है, तो देखना भी बता देंगे क्या है, करनी में 2 कॉमन लो। तो यहाँ पर बचेगा करनी में 3, क्योंकि करनी में 2 तो निकल गया, बचा करनी में 3। और यहाँ पे देखो 2 लिखा है, 2 को तुम लिख सकते हो करनी में 2 इंटू करनी में 2 ना। अब एक करनी में 2 हम निकाल दिए बाहर, तो बचेगा, एक को करनी में 2 बचा रहेगा, तो एक को करनी में 2 लिखो प्लस के साइन के साथ। देखो एक को करनी में 2 बाहर निकाल दिए तो एक को बचा रहेगा, बराबर 0। अब आओ, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अच्छा यहाँ पे माइनस भी कॉमन लिए थे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो माइनस कॉमन लिए ना भाई, यही सब बस देखो, इतना करनी नहीं रहता ना तो ये सब एकदम आराम से हो जाएगा। छोटा अच्छा देखने में लग रहा था, अब समझ गए होगे कि कितना खतरनाक है। अब ले लो कॉमन दोनों में से, क्या कॉमन है, यहाँ x नहीं रहेगा,
x है। अच्छा यहाँ का x भूल गए, क्या मिस्टेक हो रहा है। अब देखो भाई, अब कॉमन ले लो, यहाँ पे ये, यहाँ पर ये, करनी में 3x माइनस करनी में 2 ये हो गया। यहाँ पर क्या बचा, करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0। ठीक है भाई। अच्छा आंसर निकाल देते हैं x का डायरेक्ट। ये देखो करनी में 3, इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे। यदि करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0 करोगे तो x का मान आ जाएगा करनी में 2 बटे करनी में 3, और यहाँ से भी वही चीज़ आएगा, x बराबर करनी में 2 बटे करनी में 3, जिसको तुम लिख सकते हो x बराबर करनी में 2 बटे करनी में 3। यह है आंसर। 2 रूट निकल के आएगा और दोनों का दोनों सेम होगा। ठीक है भाई, तो इतना था तुम्हारा द्विघात समीकरण से, जो कि चैप्टर नंबर 4 का है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट